हाथरस की घटना को मीडिया का एक वर्ग और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से रंग देने में जुटी हुई हैं, आपने देखा होगा। लेकिन हमने इस मामले की तह में जाकर सच और सिर्फ सच सामने लाने की कोशिश की है। अब ये सच हो सकता है बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन सच को इस बात से कोई मतलब नहीं कि लोगों को वो अच्छा लग रहा है या खराब, क्योंकि सच तो सच ही रहेगा। आज हम हाथरस मामले पर आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं वो पूरी तरह से तथ्यों और सिर्फ तथ्यों, सबूतों और सिर्फ सबूतों पर आधारित है। ये बात भूल जाइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। हम भी ये बात भूल गए कि हम क्या बताना चाहते हैं, हम किस चीज पर विश्वास करते हैं। हो सकता है आप कुछ और सुनना चाहते हो, लेकिन जो सच है वो कुछ और कह रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पीड़िता और मुख्य आरोपी, जिसका नाम है संदीप, इनके बीच पुरानी जान पहचान थी। काफी समय से ये एक दूसरे को जानते थे और शायद दोनों के बीच बातचीत भी लगातार होती रही है। अगर आप उस गांव में जाएंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे, उस परिवार को जानने वाले लोगों से मिलेंगे, जो लोग वहां दिन रात रहते हैं, जिन्हें इस घटना के बारे में जानकारी है, उनसे जब आप मिलेंगे तो आपको कुछ और सच जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऊपरी तौर से वहां सिर्फ रिपोर्टिंग करके, नौटंकी करके और अपने आप को हीरो साबित करने के लिए रिपोर्टिंग करके आ जाएंगे तो आपको जमीनी हकीकत के बारे में पता नहीं चलेगा। हमारे रिपोर्टर्स लगातार उस गांव में हैं और हमने उस गांव में कई दिन बिताए हैं, वहां के लोगों से बात की है। इस समय मेरे हाथ में वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है। ये बहुत बड़ा सबूत है। ये कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसे आप CDR कहते हैं, जिसके अनुसार इस मामले का जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम है संदीप, और पीड़िता के परिवार के एक फोन नंबर के बीच लगातार बातचीत होती थी। ये जो नंबर है ये पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी ये जो सिम कार्ड है जिस फोन से बातचीत हो रही है, ये पीड़िता के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बड़े भाई के नाम पर यह सिम कार्ड लिया गया है। दोनों फोन नंबर्स के बीच अक्टूबर 2019 से, फिर से आप सुन लीजिए, अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई है और इस दौरान सैकड़ों फोन एक दूसरे को किए गए हैं, सैकड़ों। उस सब फोन नंबर की जो डिटेल है इस समय मेरे हाथ में है और ये कई पन्ने का है। इसके अंदर आपको एक फोन नंबर से दूसरे फोन नंबर पर कितनी बातचीत हो रही है, कितने सेकंड बातचीत हो रही है, सब लिखा हुआ है। आज जब हमने पीड़िता के बड़े भाई से पूछा, यानी जिस लड़के के नाम पर यह सिम कार्ड लिया गया है, जब उससे हमने पूछा कि क्या आपकी संदीप से फोन पर कोई बातचीत होती थी, तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। आगे बढ़ें उससे पहले आप यह सुन लीजिए कि पीड़िता के भाई ने हमें क्या बताया इस बातचीत के बारे में। आपकी संदीप से बातचीत होती थी, जो सामने मतलब जो आरोपी है उससे कभी फोन पर बातचीत होती हो आपकी? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई? जी नहीं, क्योंकि मैं उसे बोलता भी नहीं था। हाँ। क्योंकि वो छोटा, उससे क्या बोलूँगा, वो लड़का। वो कह रहे हैं कि मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती थी और मेरे पास जो एक एक पेज है, एक पन्ने पर 3260 सेकंड की बात है, अगले पन्ने पर 4650 सेकंड की बात है, उससे अगले पन्ने पर भी काफी लंबी चौड़ी बातचीत है। टोटल जो बातचीत है इस दौरान 4 घंटे और 57 मिनट की बातचीत है दोनों फोन नंबर्स के बीच में। 4 घंटे 57 मिनट का मतलब हुआ लगभग 5 घंटे। यानी पीड़िता का जो भाई है वो और जो मुख्य आरोपी है संदीप, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने पहले रेप किया था और फिर लड़की की हत्या कर दी, उसी संदीप के बीच और लड़की के भाई के बीच 5 घंटे की बातचीत का ये कॉल डेटा रिकॉर्ड है जो इस समय मेरे हाथ में है। इसमें सब कुछ है, कितने बजे, किस तिथि को, कितने बजे कॉल्स किए गए हैं, सारी चीजें यहां पर इसमें लिखी हुई हैं। हमने जानबूझकर इसमें कुछ जो डिटेल्स हैं आपको जो बताई हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि नाम बताना यहां सही नहीं होगा। फोन नंबर भी हमने यहां पर छिपा लिया है क्योंकि वो बताना इस समय, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सही नहीं होगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि दोनों के बीच में 5 घंटे की बातचीत है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। पीड़िता के भाई का यह बयान हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि आप समझ सकें कि मामला क्या है। यानी कागज कह रहे हैं कि 5 घंटे बातचीत हुई है,
लेकिन पीड़िता का भाई कह रहा है मैं उस संदीप से बात ही नहीं करता था। अगर भाई बात नहीं करता था तो फिर सवाल यह है कि संदीप के साथ कौन बात कर रहा था इस सिम कार्ड से। इसके बाद हमने हाथरस के भूलगढ़ी गांव के कुछ लोगों से बात की। इन लोगों ने भी यह माना कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध थे और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। ये गांव के लोगों का कहना है और सबूत के तौर पर हमारे पास ये है। का मामला प्रेम प्रसंग का चल रहा था। कब से? करीब हो गए डेढ़ साल के करीब। क्या हुआ? आमने सामने इनके मकान है तो ये तो यूं जाने पर था इनका प्रेम प्रसंग। क्या कभी कोई पंचायत भी हुई ग्राम में इनको लेकर? पंजाब घर भर के बैठ गए थे आपस में, तो उन्होंने लड़के को नौकरी के लिए भेजा या परिवार वालों ने बोला भाई ऐसी बात है, तो घर वालों ने लड़कों को नौकरी के लिए भेज दिया। प्रेम संबंध था पर लेकिन कहा सुनी इतनी हुई कि तू अपने को लड़की रोक, बांध के अपनी लड़की तू रोक। दोनों ने ही एक दूसरे को समझाया बुझाया, पर लेकिन वो माने न माने इस बात को मुझे पता नहीं है। मैंने प्रेम संबंध में मतलब ज़्यादातर ये नहीं देखा जी दोनों एक जगह देखे, मैंने ये नहीं देखा, सुना ही सुनाया था प्रेम संबंध की बात। तो ये भी हो सकता है कि सिम कार्ड भाई के नाम पर लिया गया होगा, भाई का सिम कार्ड होगा और जो पीड़िता है वो उस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रही हो और वो शायद संदीप से बात कर रही हो। इस बात की संभावना है क्योंकि भाई यहां पर मना कर रहा है कि वो बात करता था संदीप से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संदीप के साथ संबंध होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आरोपी पीड़िता की हत्या कर सकता है या नहीं कर सकता है। संबंध है तो भी वो हत्या कर सकता है, इस बात में कोई शंका नहीं है। इसलिए इस बात की जांच तो होनी ही चाहिए। यह जांच का विषय है और इसका जवाब हम जांच एजेंसियों पर छोड़ते हैं। हम जांच एजेंसी नहीं है, हम सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों का काम तो वही करेंगी। हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे पास CDR आए हैं, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, ये बताते हैं कि जो पीड़िता है और जो हत्यारा है वो दोनों शायद एक दूसरे को जानते थे, आपस में उनके संबंध थे और वो फोन पर भी बातचीत किया करते थे। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो आरोपी है उसने हत्या नहीं की होगी, हो सकता है तब भी उसने हत्या की हो, ये तो जांच का विषय है। अब हम आपको इस केस में आरोपी बनाए गए एक और लड़के जिसका नाम है लवकुश नाम के इस लड़के की मां का एक बयान सुनवाना चाहते हैं। इनका कहना है कि जब लड़की घायल खेतों में पड़ी हुई थी तो उन्होंने अपने बेटे को पीड़िता को पानी पिलाने के लिए भेजा था, लेकिन बाद में उसे भी गैंग रेप का आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। हम तो अपने खेत में चारा काट रहे थे, जब हमने सुनी, जब हल्ला मचा, गांव से हमने जाते देखे तो हम वहाँ पे पहुँचे थे तो उसकी बेटी भरा में पड़ी थी और उसकी माँ चारा काट रही थी। उसका भाई गए तो तीनों साथ में ही थे, फिर उसका भाई चारा गठरी लेके घर को आ गया। बाकी बाद में देखा है हमने तो उसकी माँ चारा काट रही है और बेटी भरा में पड़ी है। तो हम सब लोग भागे, तब हम भी भागे वहाँ से। हमने बोला, मैंने कि बेटा कहाँ हैगा कि पता नहीं है कहाँ हैगा, मुँह में खून चल रहा। तो वो चिल्ला रही थी, नाम ले लेके के एक संदीप मार गया, कि वो मार गया, इसके पे। और हमने तो अपने बेटे से इतना किया था, मैंने बेटा जी तड़प रही है, कोई पानी ले आओ, तो किसी ने नहीं सुना। तो मैंने अपने बेटा से बोली, मैं बेटा तू बाहर जा, कहीं सड़क पे पॉलिथीन हो कुछ तो पानी लेके भरा से आ जा, तू इसे दे दे। तो मेरा बेटा भागा है साइकिल लेके, उसने पॉलिथीन में पानी लाया, उसने उसकी माँ के हाथ में दिया है कि लो भाभी इसे पानी पिला दो। और हमको कोई मालूम नहीं है कि बाद में क्या हुआ है, हमको और नहीं मालूम है। बस इतना ही हमने घटना देखी है कि किसी की माँ होगी कि किसी की बेटी और या बेटा की एक उंगली भी कट जाएगी तो हल्ला करेगी, फिपियाएगी, वो काम छोड़ देगी, उसका खून बंद करने के लिए कोशिश करेगी। वो क्यों नहीं कर रही थी कोशिश, वो चारा क्यों काट रही थी, उसका भाई पे 2 बार खबर आ गई, उसका भाई घर से क्यों नहीं गया, जब उसने नहीं मारी थी तो उसका भाई क्यों नहीं गया घर, तो उससे माँ ने, उसके भाई ने वो को मारा है। अब जो तीसरा आरोपी जिसका नाम है रामू, उसकी मां ने बताया कि उनका बेटा 14 सितंबर को सुबह 7:30 बजे ही घर से निकल गया था और वो पास के एक डेयरी प्लांट में नौकरी करता था। अब आपको आरोपी रामू की मां का यह बयान सुनना चाहिए। आरोप झूठा इल्जाम लगाया है, जब यहाँ तू ही ना है वो प्लांट पे। कहाँ पर थे रामू?
चंदपा के जोरे मसगूदन वो डेरी है, वो है चिल्लर, ताप पे काम करते है और 7 बजे जाते चलो गए। और कितने बजे वापस आए? वापस तो 12-1 बजे आवत है, 12 बज जाए और 12:30 बज जाए, 1 बज जाए। जैसे काम के ऊपर है, मैं गाड़ी ज्यादा दूध आ जाता तो लेट हो जाता है। आरोपी रामू की मां के इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हम इस गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर उस डेयरी प्लांट पर पहुंचे जहां रामू काम करता था। हमने डेयरी प्लांट के मालिक से फिर बात की और उनसे ये बात पूछी कि उस दिन रामू कहां था, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि रामू सुबह 8 बजे से 12 बजे तक डेयरी प्लांट में ही उस दिन था। रामू 14 तारीख को हमारी डेयरी पर कैन को खिला रहा था हमारे कांटे में, और रामू बहुत सीधा लड़का है, कानों से भी ऊंचा सुनता है। 14 तारीख को वो हमारे ही यहाँ था। 8 बजे से 11:30-12 बजे तक उसकी सुबह की शिफ्ट है, शाम को भी 8 से 11:30-12 बजे तक की उसकी शिफ्ट है। वो हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूर था, जिसको 2-2.5-3 महीने हुए थे। स्वभाव से बहुत अच्छा था। रजिस्टर वगैरह में उसकी हाजिरी होगी कम से कम? वो हाजिरी क्राइम ब्रांच वाले यहाँ से सब ले गए। हाजिरी में उसका प्रेजेंट है? जी है, क्राइम ब्रांच वाले उनको ले गए रजिस्टर को। हाँ। तो यहाँ गाड़ी वालों ने, जो हमारे यहाँ और स्टाफ काम करता है, उन्होंने सबों ने रामू को देखा। घटना वाले दिन वो यहीं था, 8 बजे से 11:30-12 बजे तक। इस डेयरी के जो मालिक हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि उस दिन मैंने रामू को अपनी आंखों से देखा था। यहाँ पर वो काम कर रहा था डेयरी प्लांट पर, और जब घटना हुई सुबह 9:30 बजे वो गांव में मौजूद नहीं था, वो इसी फैक्ट्री में 4 घंटे मौजूद था। यहाँ पर जो डेयरी प्लांट के मालिक हैं, जी न्यूज़ से बातचीत में वो बिल्कुल साफ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो लिख कर देने को तैयार हैं किसी भी जांच एजेंसी को कि रामू सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इसी डेयरी प्लांट में 14 सितंबर को मौजूद था। अब बात चौथे आरोपी रवि की। गांव के लोगों ने हमें यह बताया कि रवि भी उस दिन गांव में नहीं था, और भूलगढ़ी गांव में रहने वाले ओंकार सिंह ने घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया है। ये उसी गांव में रहते हैं ओंकार सिंह, और ये दावा कर रहे हैं कि ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, और उन्होंने ये बताया हमें कि 14 सितंबर को उस दिन क्या हुआ था गांव में। आप भी सुनिए। 14 सितंबर को क्या हुआ, आपने क्या देखा, क्या सच्चाई है? मैं अपने गाँव से जा रहा था अपने खेत के लिए, और संदीप अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था। और फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कराने की आवाज़ खेत में आई थी, जिस खेत में ये घटना हुई थी। तो मैं अपने खेत में गया बाई तरफ, तो ये संदीप और संदीप की माँ ने वो पास में खड़े थे, लड़की पड़ी हुई थी समझे, और कह रहा था कि संदीप को नाम लेना और किसी का नाम मत लेना होता। तो बस ये फिर मैं अपने छुपे रिश्तों में अपने ही मैंने कि ये षड्यंत्र ऐसा है, कोई षड्यंत्र अच्छा है, शायद मुझे भी नहीं फंसा दे। बताऊँ मैं अभी आवाज़ दे दूँ तो मुझे भी नहीं फंसा दे, इसीलिए मैं अपने वहाँ से सीधे छिपे हुए रिश्ते में सड़क पे आ गया। तो ये कह रहे हैं कि ये तो इतने डरे हुए थे, इन्हें लग रहा था कि कहीं इन्हें भी ना फंसा दें, इसलिए ये सीधे चले गए, और इन्होंने कई दिन के बाद अपनी ये चुप्पी तोड़ी है। अब ये सारे जो गवाह हम आपको बता रहे हैं, पुलिस को इनसे बात करनी चाहिए, और पुलिस को ये देखना चाहिए कि ये किसी काम के इन्वेस्टिगेशन में उनके लिए हैं या नहीं। अब हम आपको थोड़ा पीछे की तरफ लेकर चलते हैं। जिस दिन हाथरस के बूलगढ़ी गांव में घटना हुई थी, ये 14 सितंबर सुबह 9:30 बजे की घटना है। पीड़िता को उसका परिवार सबसे पहले थाने लेकर पहुंचा। पीड़िता के भाई ने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के संदीप के खिलाफ FIR लिखवाई, और इसमें लिखा कि संदीप ने बाजरे के खेत में मेरी बहन का गला दबा दिया और उसे मारने की कोशिश की। 14 सितंबर को किसी ने बलात्कार का आरोप नहीं लगाया, ना तो पीड़िता, ना उसकी मां, और ना ही भाई ने रेप की बात कही। उसके कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुरानी रंजिश की बात उस समय ये लोग कह रहे हैं। इसमें सिर्फ एक आरोपी संदीप का नाम लिया गया, यानी एक लड़के का ही नाम लिया जा रहा है, और वो है संदीप, और किसी का नाम नहीं। आपको ये दोनों वीडियोस आज देखने चाहिए। क्या हुआ, किसने मारा है आपको? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, तो कार से गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो जब ले गया मुझे और गला दबा दिया।
मतलब दबा दिया बस। क्या कोई रंजिश चल रही है? कौन सा काम है? तो क्या मामला था? ये लड़की आपकी पेश पड़ी है। अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है। जो बान ऐसा खुशल का रही है कि घास भुगे से लोड़िया का के तब खेचे लागो बाजारा में। और मैं संग न होती तो ये दूसरी बात है। मैं घर पे जराती सब मैं करी है खेतों में देख। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। अब आपको उसी दिन 14 सितंबर का ही एक और वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो अस्पताल का है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि पीड़िता का परिवार उसे लेकर पहले अस्पताल नहीं आया, बल्कि पहले थाने लेकर गया। अब थाने में दिया गया पीड़िता की मां का यह बयान सुनिए। क्या हुआ? किस बात को लेकर उनको मारा है? घास लेने गए थे हम तो। अच्छा। तो मैं मारपीट है गई। अब मैं थोड़ी दूर थी तो बाल पीछे थे आके झट बाल खींचे लगो कोहरे पर बिल्कुल बाजरा। मुझे मालूम नहीं इसकी चाटी एकदम कसी गई, आवाज ही नहीं निकल रही। किन किन लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। बाप का नाम है गुड्डू। क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही है। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद फाते ही दनाती थी। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम से कम है गई 15-16 साल है। अच्छा। यानी थाने के बाद अस्पताल में भी बलात्कार की बात नहीं हो रही है और मां का कहना है कि पड़ोसी के लड़के ने उनकी बेटी का गला दबाया। मैं अपने साथ 14 सितंबर को ही दर्ज हुई पहली एफआईआर की कॉपी भी आज लेकर आया हूं और यह एफआईआर पीड़िता के भाई ने दर्ज करवाई थी और इसमें लिखा है कि मेरी बहन और मेरी मम्मी घास लेने के लिए गए थे। मैं घास डालने घर गया था और मेरी मम्मी कुछ दूरी पर घास काट रही थी। मेरी बहन थोड़ी दूर पर बाजरे के खेत में से संदीप ने जान से मारने की नियत से मेरी बहन का गला दबा दिया तथा मारने की पूरी कोशिश की। मेरी बहन चिल्लाई तो मेरी मां ने आवाज दी और कि मैं आ रही हूं और संदीप आवाज सुनकर वहां से भाग गया। यह घटना सुबह 9:30 बजे की है। मेरी रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई की जाए। और फिर उन्होंने आगे अपनी जाति बताई है कि मेरी जाति ये है और आगे फिर सारी बातें लिखी हुई है। एफआईआर के आधार पर 19 सितंबर को आरोपी संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन घटना के 8 दिन के बाद पीड़िता ने नया बयान दर्ज करवाया जिसमें उसने गैंगरेप का आरोप लगाया। अब संदीप के अलावा 3 और लड़कों को भी आरोपी बना दिया गया और इनके नाम है लवकुश, रवि और रामू और ये तीनों भी उसी गांव के लड़के हैं। 26 सितंबर तक पुलिस ने इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद 28 सितंबर को उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। यहां एक दिन के बाद 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई। ये पूरी कहानी अब तक आपने देखी। हाथरस के भूलगढ़ी गांव के लोगों के जो बयान और जो दस्तावेज हमने आपको दिखाए, उनमें से कुछ उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि 14 सितंबर को परिवार ने पहले दिन ही रेप की बात क्यों नहीं कही? पहले ही दिन बाकी 3 आरोपियों का नाम क्यों नहीं दिया? 8 दिन के बाद परिवार ने गैंगरेप की बात क्यों कही? पीड़िता की जीभ काट देने की बात क्यों फैलाई गई, जबकि वो बात करती हुई अलग अलग बयानों में दिख रही है? परिवार सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट से सहमत क्यों नहीं है? क्योंकि परिवार कह रहा है कि वो सीबीआई जांच भी नहीं चाहता और परिवार ये भी कह रहा है कि वो अपना नार्को टेस्ट भी नहीं करवाएगा। इससे कुछ बातें शक के दायरे में आती हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हमने पीड़िता के परिवार के साथ आज एक बार फिर से बात की है ताकि उनका पक्ष भी हमें पता चले। कैसी थी 14 से 22 तारीख तक? नहीं, स्थिति तो कहा तो थोड़ी सुधार में हो गई थी। थोड़ा सा कहा तो मतलब वो बात भी कर रही थी थोड़ी। तो उन्होंने कहा तो बताया जब मेडिकल जांच भई और चौके ऐसा है कि गांव की बेटी अतगा कुछ शर्माती है ना, तो हर चीज़ कहा तो बता ना पाती। तो वो मेडिकल में कहा तो वहाँ ये सब कहा तो वही जब उसने बयान भी दिया। पहले आप लोगों ने सिर्फ एक ही आरोपी का नाम लिया, 3 आरोपियों के नाम 22 तारीख। इसमें देरी क्यों की? इसमें देरी इस वजह क्योंकि जो बहन की जो सीरियस हालत थी और आप लोग भी देखते हो उसको तो आपको पता पड़ता है कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि मैं उसमें मुझे पता है कि ऐसी बहन की जो हालत थी पूरी तरह जब होश उसको आया है, क्योंकि इस टाइम तो बेहोश होगी वो, उसके पूरी जीभ उसके जब खींचा गया तो उसकी जीभ भी बाहर आई। उसकी जीभ भी कटी हुई है, पूरे ब्लड था उसका और खून की उल्टी भी हुई है इसको बाग अस्पताल में 2। तो जितना उसने बता के बेहोश हो गई। उसके बाद फिर हम लोग पूरी तरह से उसकी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट वहाँ पर चला गया है मेडिकल में, तो उसको 2-3 में होश आया है।
जब मम्मी ने पूछा उससे कि बेटा तेरे साथ क्या ऐसा ऐसा काम हुआ है, कि हाँ ऐसा काम हुआ है, और मम्मी इसमें 3 लोग और थे। अच्छा, जब हम आपकी माता जी कहाँ पर थी उस वक्त जब ये घटना हुई थी? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं खेत में। हाँ, वो घास काटी थे आगे चल के। अच्छा, तो आगे आवाज़ वगैरह ऐसी नहीं? आवाज़ सर जब गला जब दबाया उसका तो आवाज़ नहीं निकलने का समय, क्योंकि मम्मी के कान में भी जो पीप कागज है 2-3 दिन से जो मम्मी कान बहता है, आप देख सकते हो। मम्मी के कान से बह रहा था, उसमें रुई भी लगी हुई थी। सर ये बताइए, नार्को टेस्ट क्या किसी पीड़ित परिवार का अभी तक हुआ है? अगर किसी का हुआ हो तो हम कराने को तैयार हैं, ठीक है? किसी का हुआ पहले, मतलब सब तरह से हमें को लपटाया जा रहा है, क्योंकि गांव वाले बोल रहे हैं इन्होंने मारी है, सरकार बोल रही है कि इनका टेस्ट कराओ। तो ये मतलब हम तरह का, हमारी बेटी, हमारी बहन खत्म हुई है तो हमको पूरा तरह दाव डाला जा रहा है। हमारी बहन को क्या कहते हैं, उसको ज़बरदस्ती मार डाला, हमें रिपोर्ट नहीं दी, वहाँ से तो घुमा फिरा के हमें। सरकार की तरफ से जो FSL रिपोर्ट आई उसमें कह रहे हैं कि रेप की पुष्टि नहीं है। नहीं हुआ तो डेड बॉडी को वहाँ से हमारे जो हमारे हाथों में क्यों नहीं दिया गया और जला क्यों गया, इसके लिए बताइए। ये बात बिल्कुल सच है कि पीड़िता की मौत तो हुई है, और मौत हुई है, किसी ना किसी ने तो उसको मारा ही है। तो पीड़िता के साथ जो असली इंसाफ होगा वो ये होगा कि जिसने उसे मारा है, जिसने उसकी हालत की, वो आदमी का पकड़े जाना बहुत जरूरी है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि अब इस जांच में भी एक तमाशा होने लगा है। अब नेता वहां रेप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जा रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए चमकाने जा रहे हैं। वहां नेता जाते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं, फिर उस सोशल मीडिया पर उस फोटो को लगातार सर्कुलेट करते हैं, टीवी चैनल्स पर वो फोटो चल रही हैं, और अब एक के बाद एक हर नेता वहां लगातार पहुंच रहा है, और हर नेता को ये लगता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं, इसलिए हर नेता वहां जाना चाहता है, परिवार के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, वहां बयान देना चाहता है, और ये कहना चाहता है कि इंसाफ हम दिलाकर रहेंगे। यानी सारे अलग अलग पार्टी के नेताओं ने इंसाफ दिलाने का ठेका ले लिया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पत्रकारों ने भी इंसाफ दिलाने का ठेका ले लिया है, और आपने देखा होगा हर पत्रकार इस समय वहां पर एक एक्टिविस्ट की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह पहुंचा हुआ है, और हर चैनल आपको यह बता रहा है कि वही चैनल इंसाफ दिलाएगा और वही चैनल इंसाफ दिला सकता है। आपने लगातार हर चैनल पर देख लिया होगा। यह बात सही है, पीड़िता की मौत हुई है, उसकी पीठ और गर्दन पर चोट के निशान थे, यानी किसी ने उसके साथ मारपीट तो जरूर की है। वो आरोपी कौन है, इसका पता लगाना अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है, चाहे वो CBI हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, या वो कोई और हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस चीज में अब इस मामले को उलझा रहे हैं कि ये रेप था या नहीं था, ये गैंग रेप था या ये गैंग रेप नहीं था। और हम पहले दिन से आपको ये बता रहे हैं कि गैंग रेप था या नहीं, रेप था या नहीं, लेकिन लड़की की जान गई है, किसी ने उस लड़की को मारा है। यह पता लगाना जरूरी है कि उस लड़की को किसने मारा है। जी न्यूज इस मामले में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता, सिर्फ सच दोनों पक्षों का आपके सामने रखना चाहता है। हमने आपको सभी पक्षों की बात सुनाई है। हम इस मामले में अपना कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहते, क्योंकि हम जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष रखना हमारा कर्तव्य है आपके सामने। इस पूरे विवाद में एक पक्ष और भी है, और वो है हाथरस की पुलिस। पुलिस पर आरोप है कि उसने मामले को दबाने की कोशिश की, रात के अंधेरे में बिना परिवार की अनुमति के पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने एक के बाद एक कई गलतियां की, जैसे पुलिस ने मीडिया को गांव में जाने से, परिवार से मिलने से रोका, नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका, पुलिस ने पीड़ित परिवार पर ही पहरा बिठा दिया और उन्हें घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं दी। इन मुद्दों पर हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP हितेश चंद्र अवस्थी से आज सवाल पूछा। अंतिम संस्कार क्या आप लोग के संज्ञान में था? DGP साहब कब चुप्पी तोड़ेंगे आप? अंतिम संस्कार सबके संज्ञान में था। तो यूपी की सरकार और यूपी का प्रशासन और यूपी की पुलिस, उसने एक के बाद एक बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने रात के अंधेरे में 2:30 बजे इस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। यह अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह होना चाहिए था। यह सबसे बड़ी भूल यूपी पुलिस ने की है, यह बिल्कुल गलत किया। उनके प्रशासन ने बहुत बड़ी गलती की है, और इसके पीछे वो क्या छुपाना चाहते थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती उन्होंने ये की है कि उस गांव को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, मीडिया को वहां घुसने नहीं दिया, और मीडिया लगातार
इस केस की बजाय मीडिया इस पर रिपोर्ट करने लगा कि कैसे उन्हें रोका जा रहा है और कैसे उनके रिपोर्टर बहादुरी के साथ, कितने बहादुरी के साथ एक सैनिक की तरह वहां लड़ रहे हैं, और होड़ इस बात की लग गई कि कौन गांव के अंदर पहले जाएगा। और तीसरी बात, नेताओं को भी वहां जाने से रोक दिया। इसकी वजह से नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया। नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज हो गई, अच्छे अच्छे वीडियो बन गए और पूरे दुनिया में इन वीडियोस को सर्कुलेट कर दिया गया, जिससे यूपी का बहुत नुकसान हुआ है। और ये बात अब यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गई है और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हाथरस के मामले का संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि हमें इस बात पर चिंतित हैं। तो सोचिए, हाथरस का यह मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। इससे एक बात और भी साबित होती है, जो लोग इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे वो लोग सफल हो गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.